नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस मौके पर जेपी नड्डा और सीएम सैनी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए और इसके साथ ही कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का हिस्सा था जिसमें उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया था कि वे एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता, लाभार्थी शामिल हुए। हर महीने मन की बात कार्यक्रम जो बड़े इवेंट्स के दिवस आते हैं, बच्चों के दिवस आते हैं या कोई बड़ा इवेंट्स आता है, उसकी तो चर्चा करते ही, परंतु देश के अंदर जिस प्रकार के लोग जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में अपने आप अपनी मेहनत से इसको खड़ा किया है, ऐसे लोगों के भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और देश के सामने रखते हैं, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम में उधर चंडीगढ़ में हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना और इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक सशक्त और अनूठा मंच है, सीधे प्रधानमंत्री को आम जनता से जोड़ता है, देश भर के नागरिकों को प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संदेश केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कल्याण और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अनुसंधान निदेशक एवं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर गर्ग ने विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के गेट बंद करने की अपील पर कहा कि यह कोई समस्या का हल नहीं है, हम आज भी विद्यार्थियों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। विद्यार्थी अपना पक्ष रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि परिपक्वता दिखाते हुए आंदोलन की राह छोड़े और बातचीत के लिए आगे आए। ऐसा मैं देखो 7:30 बजे का नियम किसके लिए? 7:30 बजे का हॉस्टल की एंट्री का नियम किसके लिए? छात्राओं के लिए बनाया गया, छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। आप 7:30 बजे से देर तक वहां रहते हैं। पहले तो जो छात्र हंगामा कर रहे हैं उनसे एक ही बात पूछिए कि हॉस्टल में आज का स्टे आपका अथोराइज्ड है का अनऑथराइज्ड? बस 1% पूछते। आपके पास हॉस्टल में रहने कोई परमिशन है? कोई आपने जो समर का रजिस्ट्रेशन कराया है? ठीक है, कोई मतलब ये तो देखिए कि आप अथोराइज्ड स्टे कर रहे हो का अनऑथराइज्ड स्टे। नैतिकता वाला जो है वो देते हैं कि उन्हें रहने का अधिकार है, क्योंकि वो रहते आ रहे हैं। जो रहने का अधिकार उसका भी विंडो है। आप आइए, कुछ न कुछ बताइए कि मैं किस कारण से रहना चाहता हूँ। अब छात्र कहते हैं कि आंदोलन करना हमारा नैतिक अधिकार है या तो स्वीकार, आपका आंदोलन करने का नैतिक। कल हमारे जो हॉस्टल वार्डन थे उसके घर में बताते, जैसे हमें रिपोर्ट मिली, मिनिस्ट्री प्रशासन तो आज भी ये कर रहा है कि हम 2 तारीख के इंतजार करते हैं, आए बैठ के बात करते, बताइए अपना क्या पक्ष है। और गेट बंद करना भी समस्या का समाधान नहीं है। अब समझते कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आएगा तो पुलिस देखेगी, ठीक है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन देखेगा। कानून अपने हाथ में मत लीजिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटा सा स्टिग्मा लग गया, कोई एफआईआर में नाम आ गया, कोई हो गया, कोई चार्जशीट आ गई, आप पूरी जिंदगी उसको ढो नहीं पाओ।
संगठन को उनके लिए भी हमने कहा प्लीज आप अपना एजेंडा स्टूडेंटों के थ्रू मत चलाइए। आपका सरकार से कोई ग्रीवेंसेस और कोई ग्रीवेंस सरकार से सीधी बात है, अब स्टूडेंटों को जो है ना साथ में लेकर एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो लगभग जो है ऐसा है जिससे नुकसान ही नुकसान है। और सबसे अनुरोध सब स्टेक होल्डर से है किसी न किसी तरह इस मामले को हल करें। सिरसा जिले की कालावाली नगर पालिका चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। मतगणना चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU के अंबेडकर भवन में की जा रही है, जहां पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। CDLU के अंबेडकर भवन में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है और EVM मशीनें सुरक्षित रखी गई थी। मतगणना के चलते राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पूरी तरह सतर्क हैं। कई कार्यकर्ता तो रात से ही विश्वविद्यालय परिसर में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल 29 जून को हुए मतदान में कुल 77.85% मतदान दर्ज किया गया था। दोपहर समय गर्मी तेज होने के कारण कुछ समय के लिए वोटिंग की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन शाम तक मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। तो शाम में अचानक हुई बारिश से कस्बे के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश से कपास, बाजरा और ज्वार की फसल को फायदा होगा। वहीं तोशाम जो है बाजार में कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि हर बार बारिश के मौसम में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर बार गलियों में पानी भरने से दुकान में पानी घुस जाता है और हजारों रुपए का सामान बर्बाद हो जाता है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे इस संबंध में कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। शासन से और स्थानीय नेता तो सब तक गुहार लगा चुके हैं। आज पानी की निकासी नहीं हुई, साल हो गए 30 और ये हाल रहा तो हमारा काफी दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। चीजें की तो गुड़, चीनी, चावल, तेल, कितनी दुकान का मार्केट की सारिया पानी भरा है। क्या कोई उपाय? एक अंश से 6 फुट पानी भरा है सब। कहाँ बागना रोड तक का पानी यहाँ हुआ है, शिवानी रोड, बागन नाला, सारा पानी यहाँ आके जमा हो रही है। यहाँ पानी नहीं निकलता। खबर रतिया से है, जहां पर मानसून से पहले नगरपालिका को शहर के नालों की सफाई करवानी थी और ताकि शहर में जलभराव ना हो, मगर नगरपालिका खुद नगरपालिका कार्यालय बचाने में असमर्थ दिखी। नगरपालिका कार्यालय के अंदर बरसाती पानी जमा हो गया है और वहीं इस बरसात में बाजारों और कई कॉलोनियों में जलभराव देखने को मिला है, जिसे लेकर लोगों में भारी रोष है। फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां पर स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं बिजली के तार की चपेट में आ गईं और इस हादसे में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से हालत के चलते अस्पताल में भर्ती है। वहीं मृतक के परिवार ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक पुलिस और बिजली विभाग की तरफ से किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी बयान अभी तक इस मामले में दर्ज नहीं किया गया है। सेक्टर 23 हो गए, सेक्टर 23 में काम करने गई थी, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे वहां से लौटना था तो बारिश हो गया था। तो उनकी संग में जो हमारे एक भांजा बहू है, वो कह रहा है उनकी माई लगती है, तो भाई बरसात हो रहा है, चलो मैं स्कूटी में छोड़ आता हूँ। उनको घर छोड़ने जा रही थी, बीच में घर के आसपास एक तार गिरा हुआ था बिजली का, उसमें स्कूटर में उनको वो तार उसमें चपट लिया।
वो ऑन द स्पॉट वही उनकी जो तृष्णा विश्वास है वो ऑन द स्पॉट वही मर गए। फरीदाबाद के सेक्टर 31 पुलिस लाइन में एक महिला की लगभग 15 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल आपको बता दें कि मृतका की मां के मुताबिक उनकी बेटी को स्कूल की प्रिंसिपल नेहा अरोड़ा मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही थी। बताया जा रहा है कि मृतका को 10वीं कक्षा में कम नंबर आने पर स्कूल के स्टाफ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। थाना सेक्टर 31 में 26 जून को एक सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस लाइन में एक बच्ची द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। तो इस पर परिवारजन द्वारा इस मामले में आरोप लगाया गया है कि उनकी बच्ची जो डीएवी पुलिस स्कूल में पढ़ती थी, उसके कम नंबर आने की वजह से प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था और ये कहा जाता था कि तुम्हें दूसरी क्लास में, जो छोटी क्लास है 9वीं क्लास, उसमें रिवर्ट कर देंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो उससे वो बच्ची वो उससे प्रताड़ित थी और उसने उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है। जो मामले में पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश को प्रिजनर हवाले कर दिया गया है। तथ्यवाही जांच की जा रही है। स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर ने बहुत टॉर्चर कर रहे थे और बहुत ज्यादा गेम नेशनल खिलाड़ी भी उसको भी निकाल दिया। मेरी बेटी ने टॉर्चर मजबूर है। तो कभी जब टॉर्चर करती थी तो कभी कोई शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत कभी छूट पड़ी थी करने के बाद में कई बार कल रही थी। कल पेपर दी क्या थी, उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मामला ये है कि स्कूल के अंदर बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल जी, जो 10वीं क्लास में अभी री आ गई जी। री आने की वजह से वो उसको दोबारा री टेस्ट होने थे, उसमें बच्चे को बोला गया भाई तो आप टेस्ट कर लिए जी। टेस्ट भी दे दिया, बच्ची तो कह रही है मैं पास हूँ जी। पेपर भी चेक करा, मैडम पेपर भी चेक नहीं करा रही, लेकिन उससे तंग आ गए ना उसने अपनी सुसाइड कर लिया। तो कभी बच्ची ने कुछ बताया हुआ? बच्ची ने बताया, 2 बार मैं टीचर से भी मिल लिया हूँ जी। तो क्या कहता था स्टाफ? स्टाफ क्या कहता था? स्टाफ क्या कहेगा? स्टाफ तो ये कह रहा है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने तिगांव विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर सख्ती दिखाते हुए एक आधिकारिक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक राज्य के मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में की गई, जहां बैठक में नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री राजेश नागर ने तिगांव विधानसभा में विकास कार्यों पर सख्ती दिखाते हुए नालों की सफाई और बरसाती पानी को लेकर भी चर्चा की। कार्य में खामियां पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। 16 में आज एक बैठक ली गई, मंत्री जी पार्षद कर्मी मौजूद रहे, क्या बैठक की, क्या एजेंडा रहा? अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो भी काम रुके हुए थे या जो नए काम होने उसके बारे में बातचीत हुई। चाहे नालों की सफाई की बात हो, कुछ हमारी सड़कें हैं जो पल्ला से सैदपुर, इस्माइलपुर से बसंतपुर, पल्ला से तिलपत, उनके लिए बातचीत हुई और उनके लिए एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने कहा भी कि इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए और उसके आदेश दे दिए गए कि उसको ब्लैक लिस्ट करा जाए, क्योंकि उसने काम में बहुत देरी की है और बहुत समय से उसको वार्निंग भी दी गई और 2-3 बार उसको नोटिस भी दिए गए, उसके बावजूद भी उसने काम पूरा नहीं किया। हरियाणा के अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान प्रजापति धर्मशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाज के लोगों को राज्य स्तरीय महाराजा गुरुदक्ष जयंती समारोह का न्योता दिया। 13 जुलाई 2025 को भिवानी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश भर से मंत्री और विधायक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रणवीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर
प्रदेश में महापुरुषों की जयंती नियमित रूप से मनाई जा रही है। प्रदेश की सभी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेचवर्क का कार्य करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। आज इस जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों ने यहाँ कुरुक्षेत्र कुमार धर्मशाला में पहुंचा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का जन्मदिन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने कबीर जयंती सिरसा में मनाई, महर्षि कश्यप जयंती इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जी की जयंती उचाना के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाई, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती, ये सभी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने की और उसको अभी लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है। और पहली बार सरकारी स्तर के ऊपर उधर पेहोवा पुलिस की ओर से शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पुलिस जिले में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर नजर रखने, यातायात नियमों का पालन करने के लिए नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत में शहर में 17 जगहों पर नाकाबंदी कर गहनता से जांच की जा रही है। ये जो आज दीवाना में यहाँ नाका लगाया है पुलिस द्वारा, किस प्रकार की क्या चेकिंग की जा रही है और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सर? ये एसपी साहब अग्रवाल के आदेश के अनुसार कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आज मॉक ड्रिल कराई हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा नाकाबंदी करते हैं हम, जब भी कोई वारदात होती है उसके अनुसार नाकाबंदी की गई है। जी जी। तो हमारा पेहोवा में हमने कम से कम 17 नाके लगाए गए हैं। ये जब भी कोई इंसिडेंट होता है, हिनेस क्राइम की घटना घटती है, हम नाका सीलिंग प्लान के अनुसार नाकते हैं। तो इस संबंध में सभी सस्पेक्टेड व्हीकलों को चेक करी है, जो हमारी ड्यूटी आती है उसके अनुसार हम उस आधार पर चेकिंग कर रहे हैं। तो कोई चालकों को संदेश भी देते हैं सर? चालकों को यही संदेश है भाई अपनी व्हीकल लिमिट के अनुसार यानी कि स्पीड के अनुसार चलाएं। उधर सिरसा जहां चौपटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा साहनी अब विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई है, जिसका पूरा श्रेय ग्राम पंचायत की युवा सरपंच निशा सहारण को जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में सड़कों का सुधार कार्य पूरा किया गया है। यही नहीं बल्कि जिले की साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा, यहां तक कि ग्राम पंचायत के सौंदर्य कार्यों पर भी सरपंच ने लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी बदौलत ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों के सामने कोई समस्या नहीं है। हाल ही में हमने पंचायत घर में भी स्लोगन लिखवाए हैं। उस पर स्वच्छता के बारे में लिखा गया है, नशा मुक्ति के बारे में लिखा गया है और आंगनवाड़ी में हमने छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग करवाई है और हमें हरियाणा फ्री ड्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है और सफाई के बारे में भी हमारा जो गाँव है वो काफी जागरूक है। आगे गांव के विकास कार्यों को लेकर के क्या ऐसे अधूरे कार्य हैं जो अभी तक गांव की संख्या बने हुए जो आपके द्वारा पूरे करवाए जाएंगे? ऐसे कोई कार्य जो पेंडिंग पड़े? अभी कार्यरत है मनरेगा के थ्रू हमने भी सफाई कार्य भी करवाए हैं और एक गांव में सफाई कर्मचारी भी रखा है जो समय समय पर गलियों की नालियों की सफाई करता है और मनरेगा के थ्रू भी हम टाइम पे सफाई करवाते रहते हैं। एक तो नाली है, बरसाती सीजन चल रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती है गाँव में,
तो वो नालियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है, ये गांव में अपने बस स्टैंड नहीं था। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना